हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। और बच्चों, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे फील्ड कॉन्सेप्ट, है ना। फील्ड कॉन्सेप्ट बोले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। क्लियर। तो अब तक हम बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। हमने बायोट-सावर्ट लॉ से एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, हमने आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, हमने सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। देन स्ट्रेट वायर्स के हमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला ही निकाले थे, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, नियर एंड, मतलब बहुत सारे केसेस थे उसके। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बच्चों सोलेनॉइड, लास्ट लेक्चर हमारा सोलेनॉइड के ऊपर था। सोलेनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ थियोरेटिकली हमारा खत्म। आपको खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मोर देन एनफ। ठीक है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सर्कुलर कॉइल की एक्सिस वाला जो फॉर्मूला है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर और आर्क। ठीक है। बाकी स्ट्रेट वायर वाला जो फॉर्मूला है वो भी आपके ऑफिशियली, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जितने भी डेरिवेशंस हो सकते थे बायोट-सावर्ट लॉ के, वो आपके सब हो चुके हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है ये बायोट-सावर्ट लॉ का फाइनली समापन करने वाला लेक्चर है। इसके तो आज एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स। ये जो टॉपिक है बच्चों, अगर आप जो जेईई नीट के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नीट और जेईई के क्वेश्चंस भी देखते होंगे। तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक पर खूब थोक के भाव में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कंपटीशन लेवल के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी बोर्ड्स में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म बोथ आर ट्विन सिस्टर्स। मीन्स हर वो चीज़ जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़कर आए हैं वो हर चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ के आए थे। तो वहाँ हमने जैसे एक चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, तो भाई हमें एक ग्रुप ऑफ चार्जेस दे दिया तो पूछेगा कि बताओ अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। या एक चार्ज के लिए हम पोटेंशियल जानते हैं तो हमें एक ग्रुप ऑफ चार्जेस दे देगा और कहेगा कि भाई बताओ कितना पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो सिमिलरली हमने अभी तक इंडिविजुअली जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए इंडिविजुअली हमने फार्मूला ड्राइव कर लिए। जैसे कि भाई आर्क के लिए ये फार्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर ये फार्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर ये फार्मूला होता है, फाइनाइट वायर के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो वो सब पता कर लिए। अब वो क्या करेगा बच्चों कि आपको एक ऐसी करंट कैरिंग स्ट्रक्चर बना के देगा, उसमें डिफरेंट मतलब करंट कैरिंग पार्ट्स होंगे। जैसे 2 सर्कुलर कॉइल दे दी, 2 सर्कुलर कॉइल दे दी। हो सकता है आपको सर्किल्स और स्ट्रेट पार्ट्स की बना के एक स्ट्रक्चर दे दी, है ना। हो सकता है केवल स्ट्रेट पार्ट से बना के एक स्ट्रक्चर दे दी। मतलब एक करंट कैरिंग स्ट्रक्चर्स होगी जिसमें नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे और कहेगा कि एक पॉइंट के लिए कि भाई इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट पोटेंशियल कैसे पता करते थे कि भाई पहले एक का फील्ड निकाला विद डायरेक्शन, फिर दूसरे का विद डायरेक्शन, तीसरे का, चौथे का, एंड सो ऑन। और फिर उन सब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम वेक्टर सम लेते थे। तो बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें एक करंट कैरिंग स्ट्रक्चर गिवन है। तो सबसे पहले हम उस करंट कैरिंग स्ट्रक्चर को इंडिविजुअल कंडक्टर्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 और फिर सबका 1 बाई 1 मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो
B1 B2 B3 B4 विद डायरेक्शन पता कर लिए, फिर उन सब मैग्नेटिक फील्ड्स का हमको वेक्टर सम लेना। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होंगी, वो जो शेप्स होंगी बच्चों, करंट कैरिंग शेप्स, वो आपकी 3 तरह की हो सकती हैं, वो आपकी 3 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे जो आपको बता रहा हूँ यूँ समझ लेना कि चाहे आपका जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, इससे अलग नहीं हो सकता। निचोड़ बता रहा हूँ आपको, एकदम निचोड़ जिसे कहते हैं, है ना। तो आपके 3 स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, 3 तरह की। कैसे? शेप्स हैविंग स्ट्रेट वायर्स ओनली। क्लियर? एक ऐसी शेप जिसमें केवल स्ट्रेट वायर्स यूज किए गए हैं उसे बनाने के लिए, है ना। उसके बाद दूसरी जो शेप है वो आपकी क्या हो सकती है? हैविंग सर्कुलर शेप्स ओनली। ठीक है, एक ऐसी शेप जिसमें केवल सर्कुलर शेप्स यूज हुई हैं, है ना। और लास्ट वन जो थर्ड है बच्चों, वो है आपकी हैविंग स्ट्रेट वायर्स एंड सर्कुलर शेप्स। ठीक है, या सर्कुलर पार्ट्स। क्लियर? तो आपके सामने जब कभी भी कोई शेप होगी वो इन 3 में से कोई एक होगी, कहीं भी, चाहे एडवांस का सवाल हो, चाहे मेन का सवाल हो, चाहे बोर्ड का सवाल हो, चाहे नीट का सवाल हो। मीन्स या तो शेप ऐसी होगी कि उसमें केवल स्ट्रेट वायर्स होंगे, या शेप ऐसी होगी कि उसमें केवल सर्कुलर पार्ट्स होंगे, या फिर शेप ऐसी होगी कि उसमें स्ट्रेट और सर्कुलर पार्ट्स दोनों होंगे। ठीक है साहब। अब साहब ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल लिए जाता हूं जिससे कि आपको विजुलाइज हो जाए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी करंट कैरिंग स्ट्रक्चर है, एक ऐसी करंट कैरिंग शेप है जिसमें केवल आपका स्ट्रेट वायर्स हैं ओनली, है ना। तो जैसे सपोज करो ये आपके एक स्क्वायर बना दिया उसने, ठीक है, ये एक स्क्वायर बना दिया और इस स्क्वायर में सा वो कहेगा कि करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, ये करंट आई फ्लो कर रही है और कहेगा कि इस स्क्वायर के सेंटर ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, है ना। तो अब आपको क्या है, ये क्या है, एक करंट कैरिंग शेप किससे बनी हुई है भाई? 4 पार्ट से बनी हुई है, 4 साइड हैं स्क्वायर की। तो एक स्ट्रेट पार्ट हो गया आपका ये, एक स्ट्रेट पार्ट हो गया ये, एक स्ट्रेट वायर हो गया ये, और एक स्ट्रेट वायर हो गया ये। क्लियर है ना। अब ये हो गया आपका कैसी शेप जिसमें केवल स्ट्रेट वायर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उसके इंडिविजुअल सबके सब स्ट्रेट वायर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा आप आते हैं हैविंग सर्कुलर शेप्स ओनली, है ना। तो हैविंग सर्कुलर शेप्स ओनली मतलब कहने का मतलब कहेगा कि भाई एक सर्कुलर कॉइल ये है और एक सर्कुलर कॉइल ये है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और कहेगा कि इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, तो बताओ इनका जो सेंटर है, कॉमन सेंटर, उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें 2 पार्ट हैं और दोनों ही कैसे हैं? सर्कुलर। तो ये मान लो 1 और ये मान लेते हैं 2। ठीक है, 1 और 2 2 सर्कुलर पार्ट्स हो गए और यहाँ इस सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, तीसरी आपकी शेप है हैविंग स्ट्रेट वायर्स एंड सर्कुलर शेप्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ मैं, जैसे एक ये स्ट्रक्चर बना दी उसने वायर की यू शेप, इस तरह से ये यू शेप बना दी और इसमें कहेगा कि भाई इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक, तो यहाँ ये जो सेंटर है इसका, ठीक है, यहाँ इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो ये जो यू शेप है बच्चों, ये 3 पार्ट से बनी हुई है। कौन कौन से 3 पार्ट? 1 और 2, 2 स्ट्रेट वायर्स हैं इसमें, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो सर्किल है। भाई देखो सर्कुलर पार्ट ही तो है, सेमी सर्किल है ना। तो ये एक ऐसी शेप है जिसमें स्ट्रेट वायर्स भी हैं और सर्कुलर पार्ट्स भी हैं। क्लियर? तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में आप पढ़ने वाले क्या हैं।
तो इस तरह से आपको कहीं भी कोई भी एक शेप दी हुई होगी, ये मैंने कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल लिए और सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ठीक है ना। तो वो आपसे एक पॉइंट होगा, उस पर कहेगा कि भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। क्लियर। तो अब साहब उसके बाद अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कहते हैं ना प्री रिक्विसाइट्स, मतलब आपको एक प्री नॉलेज होनी चाहिए। तो वो प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए हमको, कि अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, अब तक जितने भी फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं, जैसे अब मैं वो फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो होता था B = μ0 Ni/2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र है तो आपको जितने नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है वो यूज करेंगे हम, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा था बच्चों आर्क, ये एक आर्क है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, ये रेडियस है r। तो सर्कुलर आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला था B = μ0/4πI/r और इनटू अल्फा। अल्फा क्या था, जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है वो एंगल था, और दिस अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। ये अल्फा किस में होना चाहिए था, रेडियन में होना चाहिए था, ठीक है। आप ये फॉर्मूले नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये फॉर्मूले जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा केस था कि ये एक सर्कुलर कॉइल है साहब, और इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है आपका, सपोज P, ये सेंटर O, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I, है ना, और सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस थी x। तो यहाँ इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता था वो होता था B = μ0 Ni/r² और अपॉन में 2r² + x² टू दी पावर 3/2। क्लियर। अब साहब डायरेक्शंस इस केस में हम जानते थे। देखो इन केसेस में हम दो चीज़ें भी मायने रखती हैं। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक्सिस वाले केस में आपको याद होगा राइट हैंड फिस्ट रूल, आपको याद होगा, क्लियर, कि आपको एक्सिस को इस तरह से, सर्कुलर कॉइल की जो एक्सिस है उसको इस तरह से ग्रास्प करना है, उस तरह से पकड़ना है कि फिंगर करंट की डायरेक्शन में बंद हो, देन थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये तो तीन थे हमारे सर्कुलर कॉइल के केस, सेंटर, आर्क और एक्सिस, क्लियर। उसके बाद बच्चों स्ट्रेट पार्ट्स, है ना। तो स्ट्रेट वायर वाला जो केस है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। कैसा, फाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि आपको उसकी लेंथ गिवन होगी कि भाई ये L मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, जो भी है उसकी लेंथ आपको गिवन होगी, है ना। तो ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है ना। और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट की वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, ये मायने रखती है, ठीक है, समझना, ये काम आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कौन सी डिस्टेंस है, पॉइंट से जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस थी हमारी कितनी, D, क्लियर। उसके बाद दोनों एंड्स, वायर के दोनों एंड्स को पॉइंट से मिला दो, वायर के दोनों एंड्स को आपने किससे मिला दिया, पॉइंट से, और पॉइंट से मिलाने के बाद ये एंगल था हमारा अल्फा, ये एंगल था हमारा बीटा, या ये कहिए ये एंगल था हमारा φ1 और ये एंगल था हमारा φ2, क्लियर। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B = μ0/4πI/d, क्लियर। और साइन अल्फा प्लस साइन
बीटा, ये था सा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वेयर अल्फा बीटा वो एंगल हैं जो मतलब पॉइंट पर बन रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, ये वो वाले एंगल हैं अल्फा एंड बीटा। क्लियर। अच्छा, दूसरा केस इसमें एक और है बच्चों, एक बड़ा यही स्पेशल केस है, ये आपने कर लिया होगा, अब तो इसे नोट कर लेना क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है। अब साहब इसको मैं चलो हटा देता हूँ, तो आपने कर लिया होगा ये। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूले पता हैं और बाकी प्रोसीजर कैसे कैलकुलेट करना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। यूँ समझ लीजिए, चाहे एडवांस का क्वेश्चन है चाहे मेन का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फ्री के नंबर दे के जाता है। क्लियर। अब साहब अब देखो, इसमें एक और केस है कि सपोज करो जो पॉइंट है फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, फाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन जो पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ दी वायर नहीं है। जैसे ये क्या है, ये पॉइंट जस्ट वायर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ वायर नहीं है, मतलब यहाँ कहीं है ऐसे ऑफ दी वायर, है ना, मतलब बिल्कुल सामने नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये ए और ये बी, तो ए से बी के बीच में यहाँ कहीं सामने नहीं है, अलग हटके है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना है जी आपको, भाई ये तो करना ही है कि दोनों एंड्स को पहले पॉइंट से मिला दो, है ना। तो ये पॉइंट पी है, तो साहब मैंने इस पॉइंट को मिलाया, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया साहब, फिर इस पॉइंट को मिला दिया, इस एंड को, ये हो गया साहब। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मैं कहाँ से डालूँ वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं इस वायर को एक्सटेंड करूँगा, वायर की लेंथ नहीं बढ़ रही, मैथमेटिकल जो कहते हैं परपेंडिकुलर डाल लिया, वो कर लिया ऐसे, तो मैंने इस वायर को एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद ये मैंने इस पर पॉइंट पर मैंने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर। तो एंगल कहाँ से मेजर होते हैं, जो आपने परपेंडिकुलर डाला था पॉइंट पर वायर से, ये डी है आपका, ये डिस्टेंस हो गई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब ये एंगल हो गया साहब आपका क्या, सपोज अल्फा, और ये एंगल हो गया साहब आपका, ये एंगल हो गया बीटा। ठीक है। और ये एंगल हो गया सपोज अल्फा। क्लियर है या ना। एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर से मेजर किए जाते हैं। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर से यहाँ तक अल्फा, ये परपेंडिकुलर से यहाँ तक बीटा। क्लियर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा बच्चों, ये ध्यान देना, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी। ठीक है। और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर है। कैसे, अगर आप उस डेरिवेशन में अगर याद करें तो हमने लिमिट्स रखी थी माइनस बीटा टू अल्फा। माइनस बीटा टू अल्फा क्यों रखी थी, क्योंकि यहाँ पर ये एक एंगल परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरा एंगल क्लॉकवाइज है, तो दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो एक एंगल प्लस एक एंगल माइनस, तो हमने लिमिट्स रखी थी माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एंगल सेम डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर से, बीटा और अल्फा दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो दोनों ही एंगल पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी बीटा टू अल्फा। ठीक है। तो बीटा टू अल्फा लिमिट रखेंगे तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब है, जब पॉइंट P फाइनाइट लेंथ के वायर के जस्ट इन फ्रंट ना हो। क्लियर है ना। आई होप कि आप पूरा प्रोसीजर समझ गए होंगे, और ये बात अगर आपको पता है तो ये एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमने इतना समझ लिया कह रहे यार फाइनाइट लेंथ का वायर है, और फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। छुट्टी। और सवाल जो आया जेई मेन में वो इस कॉन्सेप्ट पर आया। अब बच्चा दिमाग हो जा रहा है, अगर करेगा भी तो गलत करके आएगा, है ना, करेगा भी तो प्लस वाला आंसर करके आएगा, क्योंकि उसमें एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा से भी आंसर दिया हुआ होगा। समझ रहे हो। क्लियर। चलो यहाँ डिटेल में नहीं जाते, मैं एक्चुअली मैं तो रिवाइज कराना चाह रहा था कि वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके फिर इसके केस थे कि फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, मान लो ये साहब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है। और वायर जो पॉइंट है वो आपका सेंटर पर है ये, और ये डी डिस्टेंस है। ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई।
तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ 2I अपॉन डी, ठीक है, 2I अपॉन डी। आप इसको ये भी कह सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन डी, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई याद रखें, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आप डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं 10⁻⁻⁷। क्लियर। अच्छा, एक केस और था बड़ा इंपॉर्टेंट कि वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और पॉइंट किसी एक एंड के नियर है, ये पॉइंट भी नियर है एक एंड के और डिस्टेंस है ये d। ये वाला जो केस है बच्चों ये बहुत यूज होता है ना। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस वाले केस का जस्ट हाफ होता है ना। तो इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ हो जाएगा साहब ये आपका I अपॉन डी। क्लियर, ये हो गया आपका I अपॉन डी। तो ये थे आपके स्ट्रेट वायर के केस। क्लियर, स्ट्रेट वायर के केस ये हो गए। अच्छा, सर्किल के केस हो गए, ठीक है। अब साहब ये अगर अच्छा डायरेक्शन आपको बस एक वाला इस वाले केस के लिए डायरेक्शन समझनी है कि ये वाला एक्सिस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है डायरेक्शन है वो आपको समझनी है, वो राइट हैंड फेस रूल से निकालनी है। बाकी चाहे सेंटर का हो, चाहे आर्क का हो, चाहे फाइनाइट लेंथ का हो, मतलब कोई सा भी केस हो, आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। क्लियर। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये आपने सब कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले आपको अब बार इनके बिना कुछ नहीं है। मतलब अगर ये फॉर्मूले नहीं पता तो फिर आप छोड़ ही दीजिए। क्लियर है, मतलब आपसे वो सवाल नहीं होगा फिर, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूले और डायरेक्शन का ही है बस, बाकी और कुछ नहीं है इन सवालों में। क्लियर है। अब साहब अब क्या है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों आपका स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ब्रेक दी शेप इन इंडिविजुअल कंडक्टर्स और पार्ट्स, मतलब वो शेप जिन पार्ट से बनी हुई है उनमें ब्रेक कर दो उसे कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है साहब, स्टेप 2 कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। हर इंडिविजुअल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद डायरेक्शन, ठीक है, विद डायरेक्शन। उसके बाद स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप है ये, स्टेप थर्ड है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं। कितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर हो, कितना भी कुछ हो, आपको ये 3 स्टेप करने हैं। उसे जो भी स्ट्रक्चर दी हुई है उसको जितने भी उसके इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनमें ब्रेक कर दो। क्लियर। ब्रेक करने के बाद हर पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है, और उसके बाद हर एक को वेक्टर सम कर दो, ठीक है, बस। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम ऐसी शेप लेंगे जिसमें सारे के सारे पार्ट्स स्ट्रेट वायर्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब शेप्स हैविंग स्ट्रेट वायर्स ओनली, ठीक है। तो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो कहेगा आपसे कि भाई इसके सेंट्रॉइड पर, इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। भाई करंट कैरिंग स्ट्रक्चर है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, है ना।
तो कॉन्सेप्ट कहती है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके सेंट्रॉइड पर वो मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाह रहा है, मान लो ये है साहब आपका O, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, तो प्रोसीजर कहता है कि भाई जो शेप आपको गिवन है उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसकी 3 साइड है ना। तो एक कंडक्टर तो हो गया ये BC, तो ये हो गया 1, एक हो गया आपका AC 2 और एक हो गया आपका AB, ये हो गया आपका 3, ठीक है। 3 कंडक्टर्स में ये जो है डिवाइड हमने कर दिया। अब ये जो 3 कंडक्टर हैं उसको आइडेंटिफाई तो हमने कर ही लिया है कि भाई ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर है, L लेंथ है इस वायर की, ये लेंथ वायर L लेंथ का वायर है, ये L लेंथ का वायर है। और फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये है हमारा पॉइंट जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो फाइनाइट लेंथ का केस क्या था कि पहले उसके दोनों एंड्स को उस पॉइंट से मिला दो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई साहब वो, है ना। और उसके बाद था कि पॉइंट से वायर पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, तो ये होगी हमारी D। अब हमको ये D हो गई, तो जाहिर सी भाई ये सेंटर है, तो यहाँ से अगर आप डालेंगे परपेंडिकुलर सेंटर से तो ये आपका L/2, तो ये भी आपका L/2, क्लियर। और ये एंगल होगा साहब आपका 30 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ठीक है। और ये क्या है इसकी, ये आपकी मीडियंस हैं, तो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी। तो ये 30, ये 30, है ना। अब साहब हमको D पता करनी है, तो D कैसे पता करेंगे, tan थीटा, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है D अपॉन बेस कितना हो जाएगा साहब L/2। तो यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी L/2 इंटू tan 30, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी साहब आपकी कितनी, tan 30 हो जाएगा आपका L/2 sin 30, ठीक है, और अपॉन cos 30। तो ये हो जाएगा आपका L/2 इंटू 1/2 अपॉन √3/2, इट मीन्स L/2√3। ये आ गई साहब हमारी क्या, D की वैल्यू, क्लियर है या ना। अब देखो ये एंगल 30, ये एंगल 30, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो एंगल है ये आपका φ1 या φ2 जो भी मानो एक ही बात है, और ये एंगल φ1 है, तो ये एंगल आपका φ2। तो ये कौन से वाले एंगल हैं, जो वायर के एंड पर बन रहे थे, और ये वो एंगल थे अल्फा बीटा जो पॉइंट पर बनते हैं। तो हमको ये एंगल इजीली मिल गए, ये 30, ये 30। तो मैंने आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया भी था कि हम 2 फॉर्म में याद रखते हैं उस फॉर्मूले को, μ0/4 I/d sin अल्फा प्लस साइन बीटा, और μ0/4 I/d cos φ1 प्लस cos φ2। तो मैंने आपको बोला था कि किसी सिचुएशन में आपको अल्फा और बीटा जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, और किसी सिचुएशन में φ1 और φ2 जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। तो जो जल्दी पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो हमें φ1 φ2 फटाफट समझ में आ गए कि ये 30, ये 30, बस अब क्या फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट O पर, वो होगा μ0/4 I/d, और d कितना है L/2√3, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा साहब, ठीक है। और cos 30 प्लस cos 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब आपका B1 इक्वल टू μ0/4 2I√3 अपॉन L cos 30 मतलब 2 cos 30, तो 2 इंटू cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। और √3 से √3 हो जाएगा 3, तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा साहब आपका μ0/4 और ये हो जाएगा आपका √3 3 2 6, तो 6I और अपॉन में L, क्लियर हाँ या ना। ये आ गया साहब आपका 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन पता करेंगे, तो डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से फिंगर्स को कर लिया हमने पॉइंट की तरफ, तो पॉइंट 2 की तरफ फिंगर को कर दिया, थंब हो गया मेरा करंट की तरफ, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। तो मैंने थंब को करंट की तरफ और पॉइंट को फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, तो आउटवर्ड
नॉर्मल ऑन दी पाम किधर आएगा, बोर्ड के अंदर बोले तो -z, ठीक है। तो ये हो गया था मेरा क्रॉस, क्लियर, क्रॉस मतलब -z, क्लियर। अब साहब ये एक के लिए आ गया बच्चों। अब क्योंकि तीनों के तीनों कंडक्टर आइडेंटिकल हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों की लेंथ सेम, करंट सेम, और देखिए ध्यान से करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। देखो दूसरे के लिए ये पॉइंट हो गया, करंट होगी थंब की तरफ हो गया, ठीक है। तो आउटवर्ड नॉर्मल किधर आएगा, -z, तो इसके लिए भी -z, इसके लिए भी -z, इसके लिए भी -z। कहने का मतलब तीनों के तीनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो तीनों के तीनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, मतलब तीनों के तीनों सिंपली क्या हो जाने हैं, ऐड हो जाने हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6I अपॉन L। तो ये हो जाएगा साहब आपका 2 और ये आपका 3, तो 9 म्यू नॉट I और अपॉन में आपका 2L, 9 म्यू नॉट I अपॉन में आपका 2L, ठीक है, क्लियर, 2 पाई L। लो जी, ये हो गया हमारा पॉइंट ओवर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल था, 1 2 3 किए, 1 की वजह से मैग्नेटिक, और ये जो मैंने आपको ये जो किया है ना, ये मतलब बहुत सारे केसेस में होगा ऐसा, मतलब मैं ये नहीं है, रूल है, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ज़्यादातर केस में होगा कि एक का निकाला इनटू जितने और हैं, 3 हैं 4 हैं, इनटू कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने एक का निकाला था, तीनों के तीनों कंडक्टर सेम थे, तीनों का तीनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, तो मैंने एक का निकाला इनटू 3, क्लियर। अब देखो बिल्कुल सेम ये है, ये सब आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भी स्क्वायर के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए ऊपर। अब स्क्वायर का सेंटर हम जानते हैं बच्चों, स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जहां स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये सब हो गया स्क्वायर का सेंटर, क्लियर। अब साहब पहला स्टेप क्या था कि जो भी आपको शेप दी हुई है उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, क्लियर, 1 2 3 4। उसके बाद अब पहले 1 का पता कीजिए, 2 का 3 का 4 का, विद डायरेक्शन सबका वेक्टर सम ले लेना है। तो पहले 1 का पता करते हैं। तो 1 क्या है साहब, 1 है हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर, और जिसकी लेंथ है कितनी, a, क्लियर। तो यही वाला केस बन गया। अब साहब ये एंगल हो गया साहब हमारा 45, और ये एंगल हो गया साहब हमारा 45, नहीं, क्लियर। और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली हमने वायर पर, तो ये a है, तो ये साहब a/2 हो जाएगी, क्योंकि भाई सेंटर क्या जस्ट मिड में होगा ना, तो ये a, तो a का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, a/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, क्लियर। तो ये a/2, तो d किसके इक्वल हो गई, a/2 के। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नेटिक 1 का होगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी, और d है हमारा a/2, तो 2 चला गया ऊपर, ठीक है। और cos φ1 प्लस cos φ2, यहाँ पर भी φ1 φ2 जल्दी पकड़ में आ गए। हालांकि ये एंगल भी आपका 45, ये एंगल भी 45 ही होगा, समझ रहे हो। तो चाहे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाले से कर लो, चाहे cos φ1 cos φ2 से कर लो, एक ही बात है ना। तो चलो cos φ1 तो 45 प्लस cos 45, क्लियर। तो ये हो जाएगा साहब हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन a cos 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 बोले तो 2 अपॉन रूट 2, क्लियर। ये आ गया साहब हमारा एक के लिए। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट, फिंगर पॉइंट की तरफ, करंट किधर जा रही है, इधर, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो फिंगर पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ थंब हो गया, तो आउटवर्ड नॉर्मल, बोर्ड के बाहर कौन सी डायरेक्शन होती है, +z। तो ये हो गया आपका +z, ठीक है, +z बोले तो डॉट, क्लियर। अब साहब कोई, क्योंकि चारों के चारों कंडक्टर एक जैसे हैं भाई, ए सब में एक ही करंट है, और देखो डायरेक्शन निकाल लो एक, इसकी हमारी +z आ रही है, इसकी देखो फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ इसके लिए, ठीक है, करंट ऊपर +z, सबकी +z होगी। तो यहाँ जो सिचुएशन वहाँ थी वही सिचुएशन यहाँ है, मतलब सबका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, और एक ही डायरेक्शन में होगा। तो एक का निकाल लिया इंटू 4, क्लियर, इंटू 4। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, वो हो जाएगा साहब आपका 4 इंटू B1,
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 जा 4 i, ठीक है, 4i और इंटू 4 भी तो करना है इसमें, ये वाला 4, ठीक है, 4 और ये हो जाएगा आपका a√2, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई और पाई a√2 से √2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो 4√2 म्यू नॉट आई और अपॉन में यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 पाई a, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 म्यू नॉट आई और अपॉन में हो जाएगा आपका ये पाई a। तो ये हो गया सब हमारा स्क्वायर के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। क्लियर। तो ये हो गया सब हमारा स्क्वायर के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अब ये 2 सिंपल एग्जांपल थे, अब स्ट्रेट पार्ट के थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूँ। तो बच्चों अब आते हैं प्रॉब्लम 3 और ये प्रॉब्लम 4। तो ये प्रॉब्लम 3 इजी है और ये आपका जेईई मेन 2019 में आ चुका है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था बच्चों, टू वेरी लॉन्ग वर्ड यहाँ यूज होता है, समझ जाइए, इन्फिनिटी लॉन्ग। ठीक है। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट एंड इंसुलेटेड वायर्स आर केप्ट एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर। These wires carry currents of equal magnitude I, whose directions are shown in the figure. ठीक है। The net magnetic field at point P will be, ऑप्शन A आपको सवाल में दिख रहे होंगे, ठीक है, B, C, D। तो मतलब हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट P पर। तो बच्चों इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है एक ये और एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ये, और दोनों 90 डिग्री पर रखे हुए हैं और यहाँ पर ये पॉइंट P है D डिस्टेंस पर इस वायर से। तो सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर हमें गिवन है उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ये है और एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ये है। अब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी लॉन्ग तो B1 हो जाएगा इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन डी। ठीक है साहब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी और डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से। तो इसमें 1 में करंट है, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो फिंगर हो गई मेरी पॉइंट की तरफ, करंट थंब हो गया करंट की तरफ। तो आउटवर्ड नॉर्मल बोले तो बोर्ड के आउटवर्ड बोले तो प्लस जेड। ठीक है। तो ये हो गया आपका एलोंग प्लस जेड। क्लियर। अब साहब 2 के लिए निकालते हैं। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी। सेम मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि सेम सिचुएशन है। अब डायरेक्शन निकालनी है बस हमको। तो इसके लिए डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ ऐसे, ठीक है, फिंगर पॉइंट की तरफ, करंट इसमें अपवर्ड जा रही है तो थंब हो गया मेरा अपवर्ड। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल पाम पर आएगा, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल जब पाम पर डालूंगा मैं तो कैसे आ रहा है बोर्ड के अंदर, माइनस जेड। क्लियर। तो माइनस जेड कहने का मतलब एक फील्ड मेरा बोर्ड के बाहर है और दूसरा फील्ड मेरा बोर्ड के अंदर है और दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और 2 इक्वल एंड अपोजिट अगर वेक्टर हों तो उनका जो नेट होता है बच्चों बी नेट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज बी नेट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। अब साहब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपका मेथोडोलॉजी क्लियर है तो कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है लगातार 19, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है। अब आते हैं साहब प्रॉब्लम नंबर 4 पर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, तो उसके लिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है। अब साहब प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कह रही है साहब कि देयर आर 2 इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। ये 2021 में आया, ये तो ताजी क्वेश्चन है।
ठीक है ना। देयर आर टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड दे आर हेल्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सो दैट देयर कॉमन एंड्स मीट एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ करंट इन दी बोथ कंडक्टर्स इज 1:1। तो दोनों की करंट्स का रेशियो 1:1 है, मीन्स दोनों में करंट इक्वल है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो देर आर टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दे आर हेल्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। दोनों में करंट क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों XY प्लेन में रखे हुए हैं। तो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY, तो इस पॉइंट पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने साहब इसको माना कंडक्टर 1 और इसको माना मैंने कंडक्टर 2। तो प्रोसीजर क्या है, पहले 1 का मैग्नेटिक फील्ड पता करो, फिर 2 का मैग्नेटिक फील्ड पता करो, ठीक है, विद डायरेक्शन, दोनों का वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं। सवाल का रंग रूप देख के माइंड सेटअप मत चेंज किया कीजिए, है ना। एक्चुअली होता है ना, ये साइकोलॉजी है कि सवाल का थोड़ा सा रंग रूप देखा हमने, बोले अरे रे 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 बस अब नहीं होना, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। वो जो भी पूछेगा, जो आपने पढ़ा है, जो आपकी बुक्स में है, जो आपके NCERT में है, ठीक है, उसे बाहर नहीं पूछेगा, वो उसी से पूछेगा, ठीक है। अब साहब बस 1 और 2 के लिए अब बच्चों केस आइडेंटिफाई करना है बस हमको। तो देखिए केस क्या है कि ये साहब हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर है, सपोज फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, और ये पॉइंट है साहब हमारा P। क्लियर, या ऐसे मत लो, आप ऐसे लो, ये फाइनाइट लेंथ का वायर था जो हम जानते हैं, ये था पॉइंट D हमारा, P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये D हो गया साहब, और ये एंगल हमारा अल्फा और ये एंगल था हमारा बीटा, ठीक है। अब ये सोचिए कि इधर से तो ये सिचुएशन जैसे मतलब यहाँ से ये वायर शुरू है, लेकिन इधर ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, बीटा हमारा बढ़ता जाएगा और नीचे गया तो बीटा और बढ़ गया साहब, यहाँ से ये हो गया और वायर नीचे गया तो बीटा साहब हमारा और बढ़ गया। तो आप देख रहे होगे जैसे जैसे वायर इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, बीटा किधर जाएगा, 90 की तरफ, क्योंकि इन्फाइनाइट पर ये हो जाएगा एंगल आपका 90। तो कहने का मतलब वही सिचुएशन है बच्चों, यहाँ पर देखिए भाई ये एंगल है, ये यहाँ से लेके देखो वायर यहाँ से शुरू है 1 और इधर फिर इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल तो है आपका सपोज अल्फा, और ये वाला एंगल अगर मान लो ये वायर यहाँ तक होता है ऐसे, तो ये एंगल जो है आपका ये होता आपका बीटा, लेकिन क्योंकि ये वायर इधर इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। दैट इज द पॉइंट, बस क्लियर। सेम इसके लिए कॉन्सेप्ट होगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है साहब, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, तो ये क्या हो गया अब B1, तो B1 हो जाएगा साहब हमारा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन D। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो ये क्या है, किस पर चल रहा है हम, y पर, तो y कितनी डिस्टेंस हो गई है, y, I अपॉन D, ठीक है। साइन अल्फा, तो अल्फा कितना है, θ1, तो साइन θ1 प्लस साइन बीटा, बीटा कितना हो जाएगा बच्चों 90, तो साइन 90, ठीक है। अब साहब तो ये हो जाएगा आपका B1 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन y, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू 1, साइन θ1 निकाल लीजिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपका x अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, तो ये आपका x, ये आपका y, तो अंडर रूट ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है साहब। ये हो गया B1। डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, फिंगर पॉइंट की तरफ, थंब करंट की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दी पाम किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका -z, क्लियर, -z। सिमिलरली अब हम निकालेंगे बच्चों B2, तो B2 हो जाएगा साहब हमारा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन D परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो ये किस पर चल रहे हैं हम, x पर, तो x, ठीक है। अब साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है बच्चों, साइन अल्फा ये वाला एंगल ऊपर वाला साइन अल्फा कितना है 90, तो 1 प्लस साइन बीटा ये वाला एंगल, ठीक है, तो θ2, तो साइन θ2, ठीक है, ये हो गया साहब। अब साइन θ2 क्या हो जाएगा साहब,
तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन एक्स 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2 के सामने परपेंडिकुलर ये मतलब y अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है साहब, डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो इसकी डायरेक्शन आएगी बच्चों माइनस जेड, ठीक है, तो ये भी माइनस जेड, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपली दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बी नेट जो आएगा हमारा वो आएगा सिंपली B1 प्लस B2। क्लियर, ये वाला समझ में आ गया ना भाई। ये एंगल ऊपर इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये जो वायर है इन्फाइनाइट, तो जो एंगल अल्फा था, एंगल अल्फा किसकी तरफ चलता जाएगा, 90 की तरफ। ठीक है, बीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा 2। ठीक है ना, तो बी नेट हो जाएगा साहब B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई कॉमन ले लिया साहब हमने, तो ये हो जाएगा साहब क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इस y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है ना, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और आपका ये हो जाएगा, देखो इसमें से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, इसमें से ये और ये, इसमें बचा क्या फिर आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है साहब, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं फर्दर सॉल्व, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा साहब आपका इंटू करके एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और अपॉन में आपका एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई और अपॉन में आपका एक्स वाई। ठीक है, अब साहब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइजेशन, तो अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है ना, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका फिर बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा साहब हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई कॉमन ले नीचे से। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई इज द आंसर। ये आंसर होगा इसका सा। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ स्ट्रेट वायर्स के केस। ठीक है, तो अब मैं लेता हूं सर्किल वाले केस। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं सर्किल से पहले, सर्कुलर पार्ट्स वाले से पहले स्ट्रेट पार्ट्स का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये जेईई मेन में आ चुका है 2017 में, और आई थिंक एडवांस में भी आ चुका है। तो अ सिस्टमैटिक स्टार शेप्ड conducting wire loop is carrying a steady state current I as shown in figure. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. Clear? The magnitude of the magnetic field at the center of the loop is. तो ये वर्टेक्सेस के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी 4a, और इस स्टार के सेंटर पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा है ना। अब इसमें कितने कंडक्टर हैं स्टेट,
हमने कहा ना पूरी शेप को नंबर ऑफ कंडक्टर में डिवाइड कर दिया। जो आपको स्टेप्स दिए बेटा वो यूँ समझ लीजिए कि वो अकाट्य हैं, समझ रहे हो, बहुत कितना निचोड़ कर छान कर जब वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो कितने कंडक्टर हैं इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अच्छा सिमेट्रिक है, मतलब सारी साइड अगर आपको लग रहा हो कोई छोटी कोई बड़ी तो सब इक्वल हैं। ठीक है, सब इक्वल हैं। ये अगर L लेंथ है तो ये भी L, ये भी L, सब L है। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर इसके लिए मान लो करंट नीचे आ रही है ना, तो इसके लिए पॉइंट इधर हो गया, फिंगर नीचे करंट की तरफ, तो कैसे आ रही है, बाहर की तरफ प्लस जेड। ठीक है, तो इसके लिए भी प्लस जेड, मतलब सबके लिए करंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ सबके लिए सब इक्वल लेंथ है, फाइनाइट लेंथ के वायर हैं। देखो ये भी फाइनाइट लेंथ का वायर, ये भी फाइनाइट लेंथ का वायर, ये भी फाइनाइट लेंथ का वायर, तो कितने वायर है फाइनाइट लेंथ के, 12। इक्वल लेंथ है, सेम डायरेक्शन में करंट है ना, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो सीधा सा मतलब हुआ कि एक का मैग्नेटिक फील्ड पता कर लो और इनटू 12 कर दो, पूरे स्टार के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर के केस में किया था, एज इट इज वही करना है। तो ये हो गया साहब हमारा स्टार का सेंटर O। ठीक है, और इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, अब साहब मैंने मान लिया ये कंडक्टर 1, ये 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से 12 हैं। तो 1 के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता कर लूँ यहाँ पर, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इनटू 12 कर देना है। तो देखो ये है फाइनाइट लेंथ का वायर। अब फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए क्या करते थे, पहले जो एंड्स हैं उनको उस पॉइंट से मिला दो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो इस एंड को मिला दिया मैंने और ये वाला एंड मिला दिया साहब मैंने। क्लियर? अब देखना जो मैंने आपको एक चीज समझाई थी वो क्यों समझाई थी, ये हो गया साहब। अब देखिए जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो फाइनाइट लेंथ के वायर के जस्ट सामने नहीं है। याद आया केस अभी जो बताया था, जस्ट सामने नहीं है, मतलब हटके है कुछ। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, μ0/4 I/d sin अल्फा माइनस साइन बीटा। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, B = μ0/4 I/d sin अल्फा माइनस साइन बीटा। और अब कौन सा अल्फा कौन सा बीटा मानेंगे, तो जो अल्फा है वो बड़ा वाला होगा, ठीक है, और बीटा जो एंगल होगा वो छोटा वाला होगा। इतना याद रखिए। ठीक है, अब d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे ये भी समझाया था मैंने। इसको मिला दिया साहब हमने ऐसे, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ये हो गई साहब हमारी d। क्लियर? अब साहब अब देखिए ध्यान से देखिएगा कितने एंगल हैं ये, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 एंगल हैं, है ना। तो कितने क्या हो गया साहब, 60। ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल हो गया साहब आपका 30 डिग्री, ये एंगल हो गया साहब आपका 30 डिग्री। क्लियर? अब ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये आपका D, और देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये कितनी 4A, तो सेंटर से ये 2A और सेंटर से ये 2A, तो ये डिस्टेंस हो गई साहब हमारी 2A। क्लियर? अब मेरे को D निकालनी है, ये D, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया साहब आपका हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 साइन थीटा होता है ना, तो साइन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया 2A। तो D की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2A साइन 30, तो 2A × 1/2 बोले तो A। तो D की वैल्यू आ गई साहब हमारी A के इक्वल। ठीक है, तो ये जो D है ये कितनी हो गई, A। ठीक है जी। अब साहब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो B = μ0/4 I/d, ठीक है, और साइन अल्फा। अब अल्फा कितना मानेंगे, बड़ा वाला एंगल। तो देखो परपेंडिकुलर से ये एंगल हो गया बड़ा, ठीक है, और परपेंडिकुलर से ये एंगल हो गया आपका छोटा। क्लियर? हाँ या ना? तो देखो ये एंगल कितना होगा भाई, देखो ये हो गया 90, ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 30, तो 90 + 30 120,
और ये पूरा एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 90 30 120, तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका 60। ये जो एंगल है आपका ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सिमेट्री से देखोगे बच्चों तो ये एंगल आपका 30, ये एंगल आपका 30, तो ये पूरा एंगल आपका 60, ये पूरा एंगल 60, ये आपका 30, 60 में से 30 निकाल दोगे तो ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ बड़ा एंगल रखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 माइनस छोटा एंगल मतलब साइन 30। क्लियर, बस हो गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी किसके इक्वल है, ए के, तो आई अपॉन ए, साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1/2 कॉमन ले लिया तो √3 - 1, ठीक है। √3 - 1 ये आ गया एक के लिए। कितने टोटल, कितने स्टेट कंडक्टर हैं 12, तो बी नेट हो जाएगा साहब हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 12 इंटू 1/2, तो √3 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे 6, तो बी नेट आ गया साहब हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है, और 6 √3 - 1, 6 √3 - 1, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो बच्चों ये लास्ट था। अब इसके बाद हम लेंगे सर्कुलर पार्ट और सर्कुलर पार्ट विद स्ट्रेट पार्ट्स। तो बच्चों अब आते हैं जिनमें केवल सर्कुलर पार्ट्स हैं, या कहिए जिनमें केवल सर्कुलर कॉइल्स हैं। तो जैसे ये सिंपल है और ये बोर्ड में भी आ चुका है हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन है 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, ये 2 सिमिलर कॉइल्स हैं जिनकी रेडियस आर है एंड नंबर ऑफ टर्न्स n, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स n हैं, आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, द करंट फ्लोइंग इन दैम आर I एंड √3I। इस वाली में जो खड़ी है ये वाली, इसमें करंट है, सॉरी हाँ, इसमें करंट है √3I, और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखी हुई है ये वाली, इसमें है करंट I। तो क्वेश्चन है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब समझिए साहब, तो यहाँ पर 2 कॉइल हैं, तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स में डिवाइड कर लिया, एक कॉइल ये है साहब, एक कॉइल ये है, ठीक है। और ये जो सेंटर है वो, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो पहले 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर 2 की वजह से निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, सिंपल हो गया, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो कॉइल है आपकी, ये वाली, ये ऐसे रखी हुई है बच्चों, ये आपका एक ब्रासलेट है, ठीक है, और ये इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, ये वाली जो 1 है, ठीक है। और इसमें करंट जा रही है ऐसे राइट साइड। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, ये इसका सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर, करंट जा रही है ऐसे राइट साइड, फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, फिंगर पॉइंट की तरफ मतलब सेंटर की तरफ, थंब हो गया करंट की तरफ राइट साइड। क्लियर है या ना, ठीक है, ऐसे। तो आउटवर्ड नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर की तरफ, +y ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब जो B का मैग्नेटिक फील्ड होगा, 1 का मैग्नेटिक फील्ड वो होगा ये, सही है, ये हो गया B1। अच्छा कहाँ निकाला है हमने, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। तो सेंटर पर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 ठीक है। तो B1 हो जाएगा साहब हमारा, B1 इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2R, ठीक है, ये हो गया साहब। डायरेक्शन हो जाएगी साहब हमारी क्या, J कैप, बोले तो Y, ठीक है। अब साहब बची दूसरी कॉइल, दूसरी जो कॉइल है बच्चों वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना भाई, ये थी ये वाली पहली कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टल, दूसरी कॉइल इसमें ऐसे रखी हुई है खड़ी, जो और सेंटर दोनों के मीट कर रहे हैं। तो दूसरी कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये है ना खड़ी। क्लियर। और करंट जा रही है इसमें कैसे, डाउनवर्ड। तो करंट डाउनवर्ड, पॉइंट हो गया ये सेंटर, तो राइट हैंड पाम रूल से थंब हो गया करंट डाउनवर्ड नीचे, फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल किधर आएगा बच्चों, +x, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड B2, क्या B2।
किधर प्लस एक्स। अब B2 भी कहाँ निकाला है हमने, इस कॉइल के सेंटर पर ही तो निकाला है। तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, आई कितनी है इसमें √3i, ठीक है। तो √3i अपॉन 2r और डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो ये हो जाएगा साहब हमारा म्यू नॉट एन √3i अपॉन 2r आई कैप प्लस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा साहब हमारा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन √3i अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साहब म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब साहब इसमें से देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, तो ये बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r और रूट में क्या बचा साहब आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर 2, 4 का √2 हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन r। लो जी, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा नेट, ठीक है साहब, ये हो गया। अब साहब उसके बाद आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये कर लिया होगा आपने, मैं इसको रफ करूंगा, ये CBSE बोर्ड में आ चुका है बच्चों, ठीक है ना, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब साहब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कर लिया होगा तो आपने ये, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, सब कुछ जो मैंने बच्चों आपको अब तक पढ़ा दिया है ना, आज मैंने वो सब अप्लाई करके दिखा दिया आपको कि जो अब तक पढ़ा था वो कैसे और कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। अब आते हैं सब इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है ये क्या कह रहा है कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स, 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स मार्क्ड 1 and 2, ये 1 और ये आपकी 2, मार्क्ड 1 and 2, ठीक है, कैरी इक्वल करंट्स एंड आर प्लेस्ड विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। क्लियर। तो ये पॉइंट O है, वो कह रहा है कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है और आपको डायरेक्शन बतानी है उस नेट मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर पॉइंट है, ये सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर पॉइंट है, तो यहाँ पर एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा और डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे हम राइट हैंड फिस्ट रूल, ठीक है साहब। अब साहब तो पहले डायरेक्शन पता कर लो। तो इसमें ये कॉइल साहब ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे, ठीक है, और करंट जा रही है अपवर्ड ऊपर की तरफ, ऐसे यूं ऐसे करके यूं, ठीक है, ऐसे। तो राइट हैंड फिस्ट रूल कहता है कि एक्सिस को ऐसे पकड़िए कि फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन में बंद हो। तो करंट ऐसी जा रही है ना, यूं करके घूम के आ रही है, ठीक है। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा B1। क्लियर है ना, सही है साहब। अब साहब 2, ये कॉइल रखी हुई है आपकी ऐसे, ये कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है और करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, राइट साइड ऐसे। तो एक्सिस को पकड़ा मैंने और करंट देखो, फिंगर करंट की डायरेक्शन जा रही है, फिंगर करंट की डायरेक्शन में, और थंब किधर जा रहा है अपवर्ड। कहने का मतलब इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा B2, ठीक है। अब B1 और B2 निकाल लीजिए क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल कॉइल हैं। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट एन आई r² अपॉन 2r² प्लस x² टू दी पावर 3/2, ठीक है ना। अब साहब
नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपका n = 1। ये हो गया साहब आपका B1 और इक्वल टू B2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कॉइल हैं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा। अब क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है आपका 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा B नेट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वो हो जाएगा √B1² प्लस B2², क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं तो √B² प्लस B² बोले तो √2 इंटू B, ठीक है। √2 इंटू B की वैल्यू रख देंगे तो μ0 I r² और अपॉन में 2 r² प्लस x² टू दी पावर 3/2, ठीक है साहब। तो ये आ गया साहब हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ज़्यादा करो, रैशनलाइजेशन कर दो तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा √2, तो μ0 I r² अपॉन √2 r² प्लस x² और 3/2 पावर, ठीक है ना। तो ये आ गया साहब हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन की बात हुई है तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, tan θ = y/x। तो y कितना है B2, ठीक है, और x पर कितना है B1, क्योंकि B2 और B1 दोनों ही इक्वल हैं, B/B दोनों ही इक्वल हैं तो 1, इसका मतलब θ = 45 डिग्री। इट मीन्स जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री का। तो ये हो गई साहब डायरेक्शन, ठीक है ना। अब साहब अब आते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, और ये भी हमने पढ़ी है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या है, क्या कंडीशन है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये जेईई मेन में आ चुका है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल वाला, और क्वेश्चन क्या है मैं उसे पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन है अ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल हैज़ अ पेयर ऑफ लूप्स ईच विद n टर्न्स एंड रेडियस R। They are placed coaxially at distance R and the same current I flows through the loops in the same direction. The magnitude of magnetic field at P midway between the centers A and C is given by, ठीक है। तो ये आपसे सिंपल पूछ रहा है कि ये कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, दोनों आइडेंटिकल कॉइल हैं, दोनों में करंट सेम है, सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, दोनों के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये A, ये आपका सेंटर हो गया C, वो R है, दोनों की रेडियस R है। तो कह रहा है पॉइंट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो सिंपल है यार, दो कॉइल है हमारा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कॉइल 1 और ये मान लेता हूँ मैं कॉइल 2, क्लियर। कॉइल 1 के लिए अब देखो, 1 के लिए अगर देखोगे तो पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, एक्सिस पर। 2 के लिए देखोगे तो किस पर लाई कर रहा है, उसकी एक्सिस पर, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो पहले, तो B1 तो μ0 n I r² अपॉन 2 r² प्लस x²। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल है r, तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी r/2 और ये r/2, तो x की वैल्यू r/2 हो गई, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, तो r²/4 क्योंकि x² होता है, ठीक है। और ये आपका हो गया 3/2, क्लियर। तो डायरेक्शन निकाल लो साहब इसकी B1 की। तो करंट जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऊपर से एंटर होगी, पीछे से घूम के आएगी ऐसे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर बंद की, थंब किधर जा रहा है, राइट हैंड फिस्ट रूल किधर जा रहा है, इधर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। अब साहब सॉल्व करो इसे, B1 हो जाएगा आपका μ0 n I r² अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 5r²/4, ठीक है, और टू द पावर 3/2, क्लियर। अच्छा साहब अब आते हैं B1 हो गया, अब आते हैं B2 पर। तो B2 देखिए, अगर हम थोड़ा क्रिएटिवली सोचें, क्योंकि आइडेंटिकल कॉइल सब कुछ सेम है तो इतना ही आएगा, तो B2 भी आ जाएगा μ0 n I r² अपॉन में 2
और ये हो जाएगा 5r²/4 टू दी पावर 3/2। डायरेक्शन देख लीजिए बस। तो इसमें भी करंट कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, तो फिंगर ऐसे बंद हुई भाई, ऊपर से जा रही है करंट ऐसे घूम के यूं, फिर पीछे से घूम के आ रही है ऐसे, है ना। तो कब फिंगर्स गई इस तरह से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, कहने का मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा साहब, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा आपका B नेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, क्योंकि सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे B1 प्लस B2, तो दोनों इक्वल हैं, B प्लस B मतलब 2B। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू म्यू नॉट NI r² अपॉन 2 5r²/4 टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो म्यू नॉट NI r² अपॉन 5r²/4, इसका ले लो रूट और उसका है फिर आपका पूरा क्यूब। तो पहले 5r² का रूट लो, तो 5r² का रूट लेंगे तो r²/4 का रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट NI r² और r² का रूट हो जाएगा r, 4 का 2 तो r/2, ठीक है ना, और r/2 का क्या कर देंगे फिर क्यूब, ठीक है, और 5 का ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है ना, 5 का 1/2 और क्यूब हो ही रहा है उसका, तो ये हो जाएगा साहब r³ और ये हो जाएगा 8, तो 8 म्यू नॉट NI r² अपॉन r³ और इंटू 5 टू दी पावर 3/2, r² से कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पर, ठीक है, वो आएगा साहब हमारा 8 म्यू नॉट NI, ठीक है, अपॉन 5 टू दी पावर 3/2 r, ये आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 8 म्यू नॉट NI अपॉन 5 टू दी पावर 3/2 r, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, क्लियर। अब साहब ये हो गया। अब बच्चों लास्ट केस बचा है हमारा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स लेंगे हम जिसमें कुछ सर्किल मतलब सर्कुलर पार्ट्स भी होंगे और कुछ स्ट्रेट पार्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हम लास्ट, हमारी शेप हैं जो सर्किल और स्ट्रेट पार्ट्स जिनमें दोनों इन्वॉल्व हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, ये एक हमारी शेप है और इसमें ये करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये सेंटर है, बड़े वाला जो सर्किल पार्ट है उसका भी और छोटा वाला जो पार्ट है उसका भी। तो इस सेंटर ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस R2, छोटे वाले की रेडियस R1। तो इसमें सबसे पहले प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले स्ट्रक्चर को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, 1, ठीक है, दूसरा ये सर्कुलर पार्ट्स, और तीसरा ये स्ट्रेट वायर, और चौथा ये स्ट्रेट वायर, ठीक है, 1 2 3 4। अगर आप बच्चों, मैंने आपको याद हो जब हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताई थी कि अगर कोई वायर है और स्ट्रेट वायर, और उस स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है P या उसके ऊपर लाई कर रहा है कोई पॉइंट Q, तो इन दोनों पॉइंट्स P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 रहता है। आपको याद आया होगा, ठीक है। मींस अगर पॉइंट इस तरह से है कि वायर को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वायर उस पॉइंट से गुजरे, वायर उस पॉइंट से गुजरे तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट 2 है, अगर मैं इस वायर 3 को आगे बढ़ाऊं तो पॉइंट 2 से गुजरेगा। अगर मैं वायर 4 को अगर पीछे बढ़ाऊं तो वो कहाँ से गुजर रहा है, पॉइंट 2 से। कहने का मतलब 3 और 4 की वजह से पॉइंट O पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू 0, ठीक है साहब। ये तो दोनों 0 हो गया, बचा कौन, 1 और 2। 1 और 2 क्या है बच्चों, आर्क, ठीक है। और आर्क का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू एल्फा, ठीक है।
तो 1 की वजह से होगा साहब B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I अपॉन रेडियस है 1 की कितनी R1, तो I अपॉन R1 और अल्फा हो जाएगा आपका पाई रेडियन। क्लियर। डायरेक्शन निकाल लो साहब। तो डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो प्लस जेड, देख लीजिए ऐसे करेंगे फिंगर पॉइंट की तरफ, करंट इधर जा रही है, ठीक है, तो प्लस जेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस जेड, ठीक है। अब आ जाओ 2, तो 2 की वजह से जो मैग्नेट, ये भी आर्क है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R2 और ये हो गया आपका पाई, और इसकी वजह से भी डायरेक्शन बच्चों क्या होगी प्लस जेड। देख लो फिंगर पॉइंट की तरफ हो गई, करंट इधर जा रही है तो थंब हो गया करंट की तरफ प्लस जेड, ठीक है ना। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं तो दोनों सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बी नेट हो जाएगा साहब हमारा B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई और पाई कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया साहब, ठीक है। अब साहब अब आते हैं इस पर, ठीक है, तो देखो इसको भी डिवाइड कर लो, तो 1 एक स्ट्रेट पार्ट ये हो गया, दूसरा स्ट्रेट पार्ट ये हो गया, और एक आपका हो गया सर्कुलर पार्ट ये 3, तो इसमें 3 पार्ट है। अब देखोगे तो 1 को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो वो उस पॉइंट से गुजर रहा है जिस पॉइंट पर आपको फील्ड पता करना है, तो कहने का मतलब 1 की वजह से पॉइंटों पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इट मींस B1 इज इक्वल टू हो गया साहब मेरा 0। अब बचा 2 और 3, और 2 का केस देखो बच्चों, इधर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वायर, और जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो एक एंड के नियर है। मेन चीज है बच्चों केस पहचानना कि इसका कौन सा केस है ना। तो इधर वायर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और वायर एक एंड के पॉइंट एक एंड के नियर है, तो इन्फिनिटी वायर का कौन सा केस निकालेंगे कि वायर इज इन्फिनिटी लॉन्ग बट पॉइंट इज नियर टू 1 एंड, ठीक है। तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो B2 हो जाएगा सब हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन डी कितनी हो जाएगी, रेडियस R, डायरेक्शन निकाल लो प्लस जेड, ठीक है, प्लस जेड, ये डायरेक्शन होगी साहब। अब 3 का निकाल लो, तो 3 के लिए हो जाएगा B3 इक्वल टू आर्क है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R रेडियस हो गई और एंगल हो गया पाई, ठीक है ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो प्लस जेड, तो ये भी आपका प्लस जेड, तो B3 और B2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो B नेट हो जाएगा साहब, दोनों को ऐड कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R कॉमन आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका बोले तो 1 प्लस पाई, क्लियर। ये हो गया साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका। अब आते हैं आपका इस पर, ठीक है, ये तो आपका जेई मेन में आ चुका है बच्चों, ताजी ये जेई मेन में आ चुका है, और कब आया है आपको बताऊं 2021 में, ठीक है, 2021 में ये वाला जो क्वेश्चन है। तो डिवाइड कर लो सब पार्ट्स में, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, क्लियर है या ना। तो 1 और 2 का कौन सा केस है, देखो ये हो गया आपका वायर इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर और पॉइंट एक एंड के नियर है, ये पॉइंट है ओ जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया था, ये वाला, इसके लिए कि वायर इन्फिनिटी लॉन्ग हो और पॉइंट एक एंड के नियर हो, तो B1 हो जाएगा साहब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, ये डिस्टेंस R हो गई यहाँ से यहाँ तक, I अपॉन R, और ठीक है, डायरेक्शन निकाल लो, तो डायरेक्शन हो जाएगी साहब इसकी माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड, ठीक है, तो ये हो गया माइनस के, क्लियर। अब साहब 2 पर आ जाओ, तो B2 इज इक्वल टू ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और डायरेक्शन निकाल लेंगे माइनस जेड, ठीक है, तो ये भी माइनस के, क्लियर। अब आ जाओ सर 3 पर, तो ये आर्क हो गया, तो B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और I अपॉन R और एंगल हो गया पाई। क्लियर? तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा, देखो फिंगर पॉइंट की तरफ, भाई फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, O की तरफ, करंट नीचे आ रही है, आउटवर्ड नॉर्मल अंदर की तरफ जाएगा बोर्ड में, मतलब -z। ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन हो गई आपकी -k कैप। तो तीनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, -k, तो तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो B1 और ये आपका B2 और ये आपका B3, तीनों को जब ऐड करोगे तो देखो ये आपका 2 μ0/4 μ0 मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 μ0I/4πr, और ये तो ये आ जाएगा आंसर आपका बी नेट आ जाएगा साहब μ0/4πI/r और 2 + पाई, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब साहब मैं आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैंने एक ही में वो कर दिया है एक्चुअल में। ठीक है ना, अब देखो ये वाला, इसे आप स्वयं करने की कोशिश करें। देखो 1 2 3 और 4, इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 आर्क और 2 स्ट्रेट पार्ट्स। ठीक है, ये वाला जो आर्क है बच्चों, ये वाला आर्क ये एंगल बना रहा है π/2, तो अल्फा हो गया आपका π/2। रेडियस है इसकी R2, ये बड़े वाले की, ये वाला जो आर्क है इसकी रेडियस है R2, और जो अंदर वाला ये वाला आर्क है इसकी रेडियस है R1, और एंगल बना रहा है ये 3π/2। ठीक है, बाकी सब हो ही जाएगा भाई। इनका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इनका देखो ये इस पॉइंट पर पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पॉइंट है ना ओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक मतलब सेंटर पर। तो देखो इसके लिए ये वाला जो वायर है ये सेंटर से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट से पास हो रहा है, तो B3 0 होगा। सिमिलरली ये वाला एक्सिस मतलब उसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाला स्ट्रेट पार्ट, इसका भी 0 होगा, तो B3 और B4 का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अब बच्चे ये आर्क, ये वाला आर्क, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे विद डायरेक्शन और दोनों का वेक्टर सम। तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन आपको मैंने आज टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार दिया है, हाउ टू डील विद डिफरेंट करंट कैरिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। आप किस समझ में आ गया होगा, और किसी भी लेवल का आपको क्वेश्चन दिखाई दे अब आप उसे नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।